हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने एक जो न्यू टॉपिक है उसको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हमने कोरिलेशन को टोटल कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं। हमारे चैनल पे जाके और वहाँ पे आपको विजिट करके देख सकते हैं। आज अपना न्यू टॉपिक होने वाला है स्टैटिक्स का, वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन है फादर ऑफ द रिग्रेशन किसको कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को। इसको कब स्टेप लिया गया था इसमें? तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1877 को। ओके, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से हमारे पूछा गया है कि जो प्रत्येक के पिता फादर ऑफ द रिग्रेशन है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। और इसको सन 1877 में इसको क्या किया गया था? फ्रांसिस गाल्टन द्वारा इसको प्रत्येक को लाया गया था। ओके, अब देख लेते हैं रिग्रेशन क्या होती है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज मेनली कोनकर्न need with determining how strongly or closely two variables are linear related, where regression is used to determine the extent of the functional relationship between two or more variables and to predicting of one variable on the basis of the one and more other variable। यानी जब सहसंबंध गुणांक है वह केवल यह बताता है कि दो चर राशि किस हद तक क्या है, लीनियर संबंध है, यानी कि उसका रेखीय संबंध रखती है। हम इससे पहले चैप्टर में आपको कोरिलेशन पढ़ाया था, तो सबसे पहले आप रिग्रेशन पढ़ने से पहले आपको कोरिलेशन पढ़ना चाहिए। ओके, तो कोरिलेशन क्या बताता है कि कोरिलेशन जो गुना कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है वो ये बताता है कि दो चर राशियों के जो मध्य है वो रेखीय संबंध क्या होता है। लेकिन जबकि रिग्रेशन यानी प्रतीकमन द्वारा दो चर राशियों के मध्य वास्तविक फलन, इसमें जो एक्चुअल में फलन क्या है वो हमें क्या बताता है? वो हमें रिग्रेशन बताता है, या फिर फलनात्मक संबंध का पता चलता है किसके द्वारा? रिग्रेशन के द्वारा। ओके, प्रत्येक मन द्वारा एक चर राशि के माध्य के आधार पर दूसरे चर का मान अनुमानित किया जाता है। यानी जो हम रिग्रेशन पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल के बेसिस के आधार पे हम क्या करेंगे, जो अदर वेरिएबल है उसके जो मान है उसको हम क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे, यानी उसको हम अनुमान लगाएंगे। ओके, यानी जिसे हम आगे पढ़ाएंगे कि एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ओके, तो यानी एक जो हमारे जो वेरिएबल है उसकी जो बेस के आधार पे हम दूसरा जो वेरिएबल है उसका हम क्या करते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। ओके, किसके द्वारा? रिग्रेशन के द्वारा। ओके, इसमें आगे है जो हमारा इन रिग्रेशन एनालिसिस द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेटेड एंड एक्सप्लेन्ड एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड regressor and predecessor and the explanatory correlation precede the regression because if the relationship between the variable is not sufficiently strong there would appear no should sound basis of the prediction if r बराबर plus minus 1 their regression line fit the data perfectly if r is nearly to 1 plus 1 to minus 1 the regression line constitute a very good explanation of the data but if are the near zero the regression line fit properly। ये क्या बता रहा है कि यदि हम क्या होते हैं प्रत्येक मन विश्लेषण में आश्रित चर को स्पष्ट करते हैं प्रत्येक यानी रिग्रेटेड कहते हैं। जब हमारा जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्सप्लेन्ड यानी जो हमारा क्या होता है वो रिग्रेसिड उसको बोलेंगे। ओके, स्वतंत्र चर को समाश्रयी रिग्रेसर या फिर पूर्ववादी प्रिडिक्टर या फिर निरूपक या व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेनेटरी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिग्रेशन हम जब क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं मान, तो उसमें हमारा दो चर होते हैं। एक हमने बताया था आपको स्वतंत्र चर यानी उसको क्या बोल देंगे, और जो आश्रित चर है उसको हम क्या कहेंगे, ये बता रखा है इसमें। तो इससे हमारा यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा आश्रित चर है यानी जो हमारा डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिग्रेस्ड कहेंगे यानी स्पष्टीकृत कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्वतंत्र चर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम समाश्रयी यानी रिग्रेसर या पूर्ववादी प्रिडिक्टर या फिर निरूपक या व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेनेटरी भी कहेंगे। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए। आगे है प्रत्येक विश्लेषण से पहले सहसंबंध निकाला जाता है। देखो हम अभी आपको बताया था कि जब हम रिग्रेशन पढ़ेंगे उससे हमें कोरिलेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम रिग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें कोरिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ द रिग्रेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, सहसंबंध निकाला जाता है। क्योंकि यदि दो चर के मध्य उच्च स्तरीय सहसंबंध नहीं है तो उसके मध्य फलनात्मक संबंध निकालने का कोई औचित्य नहीं होता है। जब यदि हमारा जो कोरिलेशन है, जब दो चर के मध्य यदि हाई डिग्री कोरिलेशन यदि नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें रिग्रेशन निकालने के उसमें कोई भी औचित्य नहीं रहता, यानी उसमें फलनात्मक संबंध हमें
यानी हमें जो दो चर राशियों के मध्य वास्तविक जो फलन है उसको पता लगाने का कोई भी औचित्य नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन यदि r का माइनस प्लस माइनस 1 हो तो रिग्रेशन रेखाएं दिए गए समकोण के लिए सर्वोत्तम रेखाएं होती है, और यदि r बराबर 0 हो तो रिग्रेशन रेखाएं उत्तम नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बेस्ट लाइन ऑफ फिट होता है वो क्या होता है, r बराबर प्लस माइनस 1 हो तो रिग्रेशन रेखाएं के मध्य जो भी डाटा है उसके लिए क्या होगी, वो बेस्ट ऑफ लाइन होगी, यानी सर्वोत्तम रेखाएं होगी। कब होगी, जब r बराबर प्लस माइनस 1 हो, ठीक है। लेकिन जब r बराबर 0 हो, जब सहसंबंध क्या होगा, 0 होगा, तो उसमें प्रतीकबंध जो रेखाएं हैं वो उत्तम नहीं होती है, वो क्या नहीं होती है, वो उत्तम नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको जो रिग्रेशन पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो रिग्रेशन है वो क्या होता है, वो हमारे कोई भी दो चर राशियों के मध्य हमारे जो एक्चुअल जो वास्तविक जो फलन होते हैं या फलनात्मक संबंध का पता लगाने के लिए हमें रिग्रेशन निकालने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम सहसंबंध निकालने की आवश्यकता क्यों होती है, जब हमारे दो चर राशि हैं उसमें हमारे रेखीय संबंध है या नहीं है, इसके लिए हमारे सहसंबंध निकालने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और रिग्रेशन में हम क्या करेंगे, एक चर राशि है, वन वेरिएबल के डिपेंड के बेसिस के आधार पर हम अदर वेरिएबल का उसमें मान को एस्टिमेट करते हैं, अनुमानित किया जा सकता है। ओके, इसमें हमने बताया देखो जो हमारा स्वतंत्र चर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रिडिक्टरी या फिर एक्सप्लेनेटरी या फिर रिग्रेसर बोलेंगे, लेकिन जो हमारा आश्रित चर है उसको हम क्या बोलेंगे, रिग्रेसर बोलेंगे। ओके, और इसमें यदि हमारा जो सबसे पहले हम रिग्रेशन निकालने से पहले हमें सहसंबंध की आवश्यकता होती है। यदि सहसंबंध यदि क्या होता है, हमारा हाई डिग्री कोरिलेशन होता है, तो उस संबंध में ही हमें जो उसका फलनात्मक संबंध है उसका जो वास्तविक एक्चुअल जो मान है, वास्तविक जो फलन है निकालने का औचित्य इसमें नहीं होता है, ठीक है, उसमें औचित्य होता है, सॉरी। तो यदि हमारा जो हाई डिग्री कोरिलेशन होगा तो ही हमें क्या होगा, हमें सहसंबंध निकालने के दो चर के मध्य वो वास्तविक फलन निकालने का औचित्य रहता है। यदि हमारा हाई डिग्री कोरिलेशन नहीं है तो उसमें कोई भी फलनात्मक संबंध निकालने का हमारा कोई भी औचित्य नहीं रहता है, ठीक है। और ये क्या है कि यदि r बराबर प्लस माइनस 1 है तो जो प्रत्येक बन जो रेखाएं हैं उसमें जो दिए गए जो समक है डाटा है उसके लिए बेस्ट ऑफ द लाइन होती है। लेकिन यदि r बराबर 0 है तो रेखाएं प्रत्येक बन रेखाएं उत्तम नहीं मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, ओके, अब तक हमने जो रिग्रेशन पढ़ा है वो आपको दो बार आपको रिवाइज करा दिया गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। सेकंड है, वाई वी नीड टू रिग्रेशन लाइन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल x एंड y, यानी दो चरों x y के लिए भिन्न भिन्न रेखाएं x की y पर और y की x पर की आवश्यकता क्यों होती है। जब हम क्या करते हैं कि जब हम रिग्रेशन निकालते हैं इसमें x बेसिस वन बेसिस के वन वेरिएबल बेस के आधार पर हम अदर वेरिएबल का क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, x की y पर और y की x पे उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसको जानेंगे। इसमें जो हमारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम है दोनों का हमने इंक्लूड किया है, ताकि दोनों जो स्टूडेंट है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो इसके लिए क्या है कि जब हमारे जो x की y पर और y की x पे दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, द रिग्रेशन इक्वेशन यूज टू द predict the value of the y from a given value of the x cannot use to predict of the value of the x from the given value of y. The regression rate in the inversible functional relation because most of the economic and social phenomenon are the inversible in nature. इसमें क्या होता है कि यदि वह प्रतीकबंध रेखा जो x के दिए गए मानों के आधार पर y का अनुमान लगाने के लिए हम क्या होती है, रिग्रेशन रेखा हमारे आवश्यकता होती है, उसे y के मान के आधार पर x के मान अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें क्या बताया है कि यदि हम x की y पर और y की x पे आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि यदि हम x के दिए गए मान के आधार पर यदि y का अनुमान लगाने के लिए इसमें रिग्रेशन रेखा हमें आवश्यकता होती है, उसे y के मान के आधार पर हम x का अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा रिग्रेशन होता है वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा रिग्रेशन है वो अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि आर्थिक सामाजिक जो घटनाएं की प्रकृति क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। यदि फॉर एग्जांपल यदि वर्षा के समय या अच्छी मात्रा के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, फसल का उत्पादन का हम अच्छा होगा ये अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन फसल का यदि उत्पादन यदि अच्छा है तो उसके आधार पर हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वर्षा समय पर और अच्छी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एक अदर एग्जांपल द्वारा भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि हमारे किसी भी परिवार की यदि इनकम इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसके आधार पर हमारे क्या होगा, उसकी क्योंकि इंक्रीज जो परिवार की इनकम है वो इंक्रीज है, यानी वो क्या है, इंडिपेंडेंस हमारा वेरिएबल है, तो उस स्वतंत्र चर है, उसके आधार पर हमारा क्या होगा, परिवार के जो उपभोग करने की जो खर्च करने भी बढ़ता है, ठीक है।
किसी भी परिवार है यदि उसकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसके आधार पर जो उस उपभोग करने वाले हैं यानी उस परिवार के जो उपभोग खर्च होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये तो ये जरूरी नहीं है कि यदि हमारा कोई भी उपभोग खर्च यदि बढ़ाएं, यदि हम क्या करें अपना जो उपभोग जो खर्च है यदि हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी आय भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जो हमारा एक्स के जो वाई पर यदि हमारा क्या है स्वतंत्र चर है, तो हमारा यदि एक्स यदि चेंज होता है तो उसके द्वारा हमारा वाई चेंज होता है। लेकिन यदि हमारा वाई जो आश्रित चर है उसके आधार पे हमारा एक्स जो स्वतंत्र चर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए हमें एक्स की वाई पर और वाई की एक्स पे अलग अलग समीकरण की हमें आवश्यकता पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम एक्स की वाई पर और वाई की एक्स पे हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा जो स्वतंत्र चर है एक्स है, यानी जो हमने फॉर एग्जांपल बताया था कि यदि हमारा वर्षा क्या है यदि समय पर और अच्छी मात्रा में होते तो उससे क्या होगा, हमारा जो डिपेंडेंट जो हमारा वेरिएबल यानी फसल का उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि हमारा कोई भी फसल का उत्पादन यदि अच्छा हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो वर्षा है वो समय पर होगी। ओके, तो इसलिए हमें एक्स की वाई पर और वाई की एक्स पे अलग अलग क्या होगा समीकरण की हमें आवश्यकता पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे चलते हैं। क्लास को यदि अच्छी लगे तो क्लास को करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में क्या करें, शेयर करें। यदि पहली बार यदि हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी न्यू हम आपके लिए जब क्लास लेके आएँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे हम अपने क्या देखेंगे, जो हमारे जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो देखेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द एक्स ऑन वाई, क्योंकि हमने बताया था कि जो अलग अलग हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ओके, तो रिग्रेशन जो इक्वेशन है वो है एक्स का वाई पर प्रत्येक मान यानी एक्स ऑन वाई। इसमें एक्स माइनस एक्स बार को हम क्या करेंगे, एक्स बार यानी एक्स रहने का जो वास्तविक जो एक्चुअल जो मीन है उसको हम क्या करेंगे एक्स बार द्वारा डिनोट करेंगे। तो एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ जो रिग्रेशन है एक्स ऑन वाई है उसमें हम ये द्वारा फॉर्मूला द्वारा इसमें हम सोल्व करेंगे। ओके, एक्स का वाई पे प्रतिबिंब गुणा क्या है बी एक्स वाई, जो हमारा एक्स माइनस वाई, देखो एक्स ऑन वाई तो एक्स पहले है तो इसमें लगाओ एक्स माइनस वाई एक्स बार बराबर बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। फिर इसमें क्या होगा, जो बी एक्स वाई है उसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो बी एक्स वाई बराबर आर स्टैंडर्ड ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वाई। ओके, तो इसमें या फिर ऐसे आर हम कैसे निकालेंगे, आर हम निकालेंगे वो होंगे एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन स्टैंडर्ड ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वाई। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वाई। ये जो आर है इसका मान हम इसके इस फॉर्मूले द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन फॉर्मूला है वो हमारा ये है। ठीक है, फिर आगे सेकंड है बी एक्स वाई, और कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन एंड सिग्मा वाई बटे एन होल डिवाइड सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा वाई डिवाइड एन माइनस का इसमें का होल स्क्वायर। ठीक है, और यदि हम क्या करेंगे कल्पित माध्य द्वारा निकालेंगे तो इसका क्या होगा, सिग्मा एक्स डी एक्स डिवाई डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन सिग्मा डी वाई डिवाइड बाई एन एन बटे सिग्मा डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस डी वाई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें ये फॉर्मूला याद, ज़्यादातर ये फॉर्मूला द्वारा ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद करना है कि बी एक्स वाई का यदि हम फॉर्मूला है इसमें हम मैचिंग पूछ सकते हैं फॉर्मूला की। जो रिग्रेशन है बी एक्स ऑन वाई है उसका जो बी एक्स वाई है इसमें हमारे मैचिंग करने के लिए दे देंगे, तो उसको हम मैच कैसे करना है ये हमसे पूछा जाता है। ठीक है, या कोई भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन के लिए हमें एक्स ऑन वाई का जो रिग्रेशन है वो हमें कैसे निकालना है, तो वो हमें मान दे देंगे। जैसे आर का मान दे दिया, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स का मान दे दिया, स्टैंडर्ड ऑफ वाई का मान दे दिया, और इस फॉर्मूले द्वारा हम क्या कर सकते हैं इसमें निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है वाई और नेक्स प्रत्येक मान समीकरण वाई देखो ऐसे में वाई पहले आ रहा है तो वाई आ रहा है यानी वाई माइनस वाई बार। वाई बार क्या होता है इसमें एक्चुअल मीन ऑफ द वाई सीरीज। ठीक है, बराबर बी वाई एक्स, इसमें क्या था बी एक्स वाई, क्योंकि इसमें एक्स ऑन वाई था तो बी एक्स पहले था तो इसमें एक्स पहले बी एक्स वाई, तो इसमें आ गई वाई ऑन एक्स है तो बी वाई एक्स। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे ही ये फॉर्मूला है। यदि बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे तो आर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड ऑफ वाई, क्योंकि वाई पहले है तो ऊपर चल जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ वाई एंड स्टैंडर्ड ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूला द्वारा हम क्या निकाल लेंगे, इसका बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स निकालेंगे। तो मेन फॉर्मूला क्या होता है ये होते हैं, और इसमें बी वाई एक्स है वो इस फॉर्मूले द्वारा हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी प्रतिबिंब गुणांकों के गुणधर्म क्या है। ठीक है, यहाँ से बहुत ही चाहे वो प्रॉपर्टीज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द
कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हो, दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एंटी यूजीसी एग्जाम हो या फिर कोई लेक्चरर हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो जहाँ पे स्टैटिक्स हमारा आता है, तो उसमें जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो प्रॉपर्टी से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो हमें ऑप्शन में 4 प्रॉपर्टी दे देंगे, फिर पूछ देंगे भाई ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स नोट में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट शुड बी द ऑफ द सेम साइन, यानी दोनों प्रतिगमन गुणांक के चिन्ह क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी समान होने चाहिए। ठीक है, यदि हमारा बी एक्स वाई है और जो बी वाई एक्स है, दोनों एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स का जो हमारा फॉर्मूला हमने बताया था अभी आपको, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों के चिन्ह होते हैं, साइन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या है, जैसे आर स्क्वायर यानी जो हमारा प्रतिगमन जो गुणांक है वो हमारा क्या होता है, जो सहसंबंध गुणांक का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, और जो हमारा प्रतिगमन गुणांक है वो क्या होगा, वो होगा हमारा जैसे आर स्क्वायर बराबर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। ठीक है, ये आर स्क्वायर, लेकिन हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं आर बराबर इसका क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स एंड बी वाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का जो अंडर रूट है ये हमारा क्या होगा, सहसंबंध के बराबर होगा। ठीक है, आगे है सिंस स्क्वायर ऑफ द quantity is always positive, hence product of the bxy and byx must always be positive, which in is only the possible of both byx and bxy have same sign, यानी चूँकि किसी राशि का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, यदि bxy and byx का गुणनफल भी सदैव धनात्मक होगा, और जो यदि bxy और byx यदि धनात्मक है, यदि उसके सेम यदि उसकी साइन है तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा, तो जो हमारा जो सहसंबंध है वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यदि हमारा बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई है, दोनों यदि क्या है, ऋणात्मक संबंध है, तो उसमें सहसंबंध गुणांक भी क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा, यानी जो हमारा जो सहसंबंध है वो हमारा जो रिग्रेशन है उस पर क्या होता है, डिपेंड होता है, उनकी साइन यदि समान है तो वो हमारा धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होगा कोरिलेशन। यदि उसमें यदि क्या होगी, उसमें नेगेटिव यदि क्या है, उसमें चिन्ह है, तो उसमें हमारा क्या होगा, जो हमारा सहसंबंध है कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारे जो दोनों प्रतिबंध गुणांक है उसके चिन्ह क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड है इफ बोथ रिलेशन कोफिशिएंट आर पॉजिटिव देन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आल्सो टेकन पॉजिटिव, इफ बोथ रिग्रेशन आज कोफिशिएंट आर नेगेटिव देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो टेकन इज नेगेटिव। हमने आपको अभी समझा दिया है कि यदि दोनों जो प्रतिगमन गुणांक है कोफिशिएंट ऑफ जो रिग्रेशन है उसके चिन्ह यदि क्या होंगे, धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो उस केस में सहसंबंध गुणांक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि दोनों जो प्रतिगमन गुणांक है उसके चिन्ह यदि क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है, सहसंबंध जो गुणांक है उसके चिन्ह भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी जो हमारे जो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स जो रिग्रेशन है दोनों के चिन्ह क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यदि समान नहीं है तो उस केस में भी हमारा जो इफेक्ट पड़ेगा किस पे, कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन पे। ओके फ्रेंड्स, ओके आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड है both regression coefficient are the independent of the change of the origin, but if the change of the scale is x and y are not identical, the depend on the change of the scale. If the change of the scale in x and y is identical, the regression coefficient are independent of the change of the scale also. यानी जो दो प्रतिगमन गुणांक है उसके मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। जो हमने आपको बताया था चेंज ऑफ द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु किसी भी संख्या में यदि प्लस माइनस करते हैं तो उससे जो हमारे चेंज होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो चेंज ऑफ द ओरिजिन कहेंगे। लेकिन यदि हमारे किसी भी एक्स वाई में यदि हमारे पैमाने में परिवर्तन क्या होते हैं, जब यदि हमारी किसी भी संख्या है उसमें यदि हम क्या करते हैं, उसमें यदि हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे जो हमारे चेंज होते हैं जो हमारी संख्या में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम चेंज ऑफ द स्केल कहेंगे। तो इसमें जो हमारा रिग्रेशन है कोफिशिएंट ऑफ जो रिग्रेशन है वो हमारे चेंज ऑफ द ओरिजिन से इफेक्ट नहीं पड़ता है। किंतु यदि एक्स वाई में पैमाने में परिवर्तन एक समान न हो तो प्रतिगमन गुणांक पैमाने में परिवर्तन होते हैं। यदि एक्स वाई में पैमाने में परिवर्तन समान हो तो प्रतिगमन गुणांक में पैमाने में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। इसमें क्या कह रहा है, हम आपको समझाते हैं। यदि दो प्रतिगमन गुणांक है, यदि उसमें मूल बिंदु में यदि इस चेंज ऑफ द जो हमारे ओरिजिन है उसमें यदि परिवर्तन
होता है तो उससे हमारे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमारे एक्स वाई में जो चेंज ऑफ द स्केल में यदि क्या है समान यदि हमारा परिवर्तन पड़ता है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन के पैमाने में हमें क्या होगा कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि एक्स और वाई के जो प्रत्येक बन है उसमें यदि हमारे परिवर्तन है वो चेंज है वो क्या है समान नहीं होते हैं, समान यदि चेंज नहीं होते तो उस केस में हमारे कोफिशिएंट ऑफ द जो रिग्रेशन है उसमें क्या होंगे परिवर्तन हमारे पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये वाला थर्ड प्रॉपर्टी है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है। फोर्थ है बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कैन नॉट बी मोर देन वन सिमुलेटेनियसली बिकॉज वैल्यू ऑफ द आर कैन नॉट बी मोर देन वन, यानी दो प्रत्येक वन गुणांक पे बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स के मान एक साथ एक से अधिक नहीं हो सकती। एक साथ यानी जो हमारे एक साथ है इसमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मान एक से अधिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सहसंबंध गुणांक आर का मान एक से अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो यदि हमारा जो सहसंबंध गुणांक का मान यदि एक से अधिक नहीं होता है इसलिए हमारा जो बी एक्स वाई है और जो बी वाई एक्स समीकरण है रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन है उसका मान भी एक से अधिक नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके आपको ये प्रॉपर्टीज जो हमने जो 5-6 जो प्रॉपर्टी बताएंगे वो आपको अच्छे से समय होना चाहिए कि जो इसमें जो बी प्रॉपर्टी है वो हमारा इससे यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट डिनोट द रेट ऑफ द चेंज बी वाई एक्स गिवन द आर ऑफ रेट ऑफ द चेंज ऑफ वाई विद इन रिपीटेड टू एक्स एंड बी एक्स वाई गिवीज रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एक्स विद इन रिपीटेड टू वाई, यानी जो रिग्रेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द जो रिग्रेशन है यानी प्रतिगमन गुणांक है वो किस में चेंज को दर्शाते हैं? वो परिवर्तन की दर को दर्शाते हैं। इसमें बी वाई एक्स है वो एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर को दर्शाते हैं। यानी जो हमारे जो बी वाई एक्स है बी वाई एक्स तो इसमें एक्स के जो सापेक्ष हमें क्या होता है वाई में परिवर्तन को दर्शाते हैं। लेकिन जो हमारा बी एक्स जो वाई है तो इसमें वाई के सापेक्ष हमारा क्या होता है एक्स में परिवर्तन को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके आई होप आपको अच्छे से में आ गया होगा। जो हमारा बी एक्स वाई है जो बी एक्स वाई और जो बी वाई एक्स है तो इसमें बी वाई एक्स है तो बी वाई एक्स में इसमें एक्स में परिवर्तन की दर को हमारे एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन जो हमारा फर्स्ट जो है बी वाई एक्स में वाई फर्स्ट है तो इसमें परिवर्तन को दर्शाता है किसके डिपेंड के आधार पर इंडिपेंडेंस में क्या है वाई है। ठीक है, तो वाई के आधार पर एक्स को चेंज को दर्शाता है। और जो हमारा बी एक्स वाई है इसमें जो हमारा वाई के बेस के आधार पर इसमें एक्स के परिवर्तन को दर्शाता है। ओके आई होप आपको अच्छे से में आ गया होगा। अपनी जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं 6 वाली वो आगे देखते हैं। 6 प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी जो हमारा सहसंबंध गुणांक है वो क्या होगा जो प्रतिगमन गुणांक के गुणोत्तर माध्य ही क्या होता है हमारा सहसंबंध गुणांक होता है। यानी जो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का जो गुणोत्तर माध्य है उसका जो अंडर रूट है वो क्या होगा हमारा सहसंबंध गुणांक होगा। ओके, तो एक बार हम आप जो प्रॉपर्टी ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है उसको हम आपको एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो फर्स्ट जो हमने क्या पढ़ाया था फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी कि दो प्रतिगमन गुणांक के चिन्ह क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। क्योंकि इसमें जो बी एक्स वाई है वो जो बी वाई एक्स है दोनों क्या होगी धनात्मक होगा तभी हमारा क्या होगा हमें कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन इसमें क्या होगा इसमें हम क्या कर सकते हैं धनात्मक होगा। ठीक है, और यदि दो प्रतिगमन गुणांक के चिन्ह धनात्मक हो तो सहसंबंध गुणांक का चिन्ह भी धनात्मक होता है। लेकिन यदि दो प्रतिगमन गुणांक है उसके चिन्ह यदि ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक भी क्या होगा ऋणात्मक होता है। और आगे हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अगली साइड बताई थी कि यदि हमारे जो प्रतिगमन गुणांक है उसमें जो हमारे मूल बिंदु में परिवर्तन से चेंज ऑफ द ओरिजिन से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि जो हमारा चेंज ऑफ द स्केल है उसमें यदि समान परिवर्तन होते हैं तो उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा एक्स वाई की जो चेंज ऑफ द स्केल है यदि वो एक्स वाई पे यदि असमान परिवर्तन पड़ता है तो उससे हमारे क्या होगा उसमें इफेक्ट पड़ेगा हमारे कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन पर। ठीक है, आगे हम बताया था फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी वो बताई थी कि यदि हमारे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है वो क्या होंगे एक से अधिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें जो हमारा सहसंबंध का मान है वो एक से अधिक नहीं हो सकता है। आगे हमने जो अपना फिफ्थ जो प्रॉपर्टी वो पढ़ाई थी कि यदि हमारा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ जो रिग्रेशन है वो किसकी दर को मापते हैं वो चेंज ऑफ रेट ऑफ द चेंज को दर्शाते हैं यानी परिवर्तन की दर को दर्शाते हैं। इसमें बी वाई एक्स है तो इसमें जो एक्स है वो क्या है हमारा स्वतंत्र चर है जो एक्स चर के आधार पे हम वाई को क्या करते हैं परिवर्तन की दर को दर्शाता है। लेकिन जो हमारा बी एक्स वाई है तो उसमें क्या होंगे वाई के सापेक्ष हम एक्स की परिवर्तन की दर को दर्शाते हैं। अगला 6 है जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कि जो हमारा जो एक्स वाई जो के जो प्रतिगमन गुणांक है प्रतिगमन गुणांक गुणोत्तर माध्य को ही हम क्या कहेंगे हम सहसंबंध गुणांक
कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आर बराबर बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स का गुणोत्तरवादी, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं आर स्क्वायर बराबर बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, ठीक है। ये दोनों ही क्या होंगे, ऐसे होंगे, क्योंकि इसमें जो आर का स्क्वायर है तो इसको यदि आर करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, हम गुणोत्तरवादी कर देंगे, अंडर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हम जो आपको समझाने चाह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे जो हमारे हैं जो प्रॉपर्टी रिग्रेशन लाइन है, प्रतिबंध रेखाओं के गुणधर्म है, वो हमने जो पहले पढ़े थे वो पढ़े थे कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन की प्रॉपर्टी, और जो अब ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द रिग्रेशन लाइन की, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इसमें क्या है, द मीन ऑफ द एक्स एंड द मीन ऑफ द वाई लाइन ऑफ द रिग्रेशन लाइन owns only the two regression line the simultaneously the value of the x and the y so calculated given the mean of the x and mean of the y, यानी एक्स वाई के समांतर माध्य प्रत्येकबंध रेखाओं पे स्थित होते हैं। जो हमारे जो प्रत्येकबंध रेखा जो हम खींचेंगे उस पे क्या होंगे, एक्स वाई के मान उस पे स्थित होते हैं। दोनों प्रत्येकबंध रेखाओं को एक साथ हल करने पर जो एक्स वाई के मान प्राप्त होंगे उन्हें क्या कहेंगे, उसको एक्स वाई का उसको समांतर माध्य कहेंगे, यानी एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है। दोनों को यदि एक साथ हल करेंगे तो एक्स वाई के जो मान होंगे उसको ही हम क्या करेंगे, उसको ही हम मीन ऑफ द एक्स एंड मीन ऑफ द वाई उसको कहते होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारी है कि यदि आर बराबर 0 तो टू रिग्रेशन लाइन आर द प्रीपेंडिकुलर द ईच अदर, यानी जो हमारे प्रीपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है, ठीक है। यदि आर हमारी तबीयत थोड़ा डाउन है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में भी, जुकाम से। यदि r बराबर 0 होता है तो दोनों प्रत्येकबंध रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, लंबवत होंगी, ठीक है। कैसे होंगी, दोनों प्रत्येकबंध रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी वो है द इफ टू रिग्रेशन लाइन आर द आइडेंटिकल द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल ऑफ द परफेक्ट r बराबर ±1, यानी यदि दो प्रत्येकबंध रेखाएं एक समान आती है, दोनों प्रत्येकबंध रेखाएं क्या होती हैं, एक समान आती है, तो दोनों चर राशियों के मध्य पूर्ण सहसंबंध प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें बता रहा है कि यदि r का मान क्या होगा, यदि r का मान यदि 0 होता है तो दोनों प्रत्येक रेखाएं क्या होगी, लंबवत होगी। लेकिन यदि r का मान क्या होता है, ±1 होता है, तो जो दोनों जो प्रत्येक रेखाएं होती है वो क्या होंगी, एक समान होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो दो प्रत्येकबंध रेखाओं के मध्य कोण कैसे होंगे। r बराबर ±1 है तो क्या होगा, थीटा बराबर 0, एंड r बराबर 0 है तो जो थीटा बराबर क्या होगा 90, यानी हम बताएंगे कि यदि r बराबर 0 है तो दोनों प्रत्येकबंध रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी, यानी वो क्या होगी 90 डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है। लेकिन r बराबर ±1 है तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समान होगी, यानी उनके बीच में जो कोण है वो क्या बनेगा, 0, ठीक है ना। आगे देखेंगे फाइंडिंग रिग्रेशन इक्वेशन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी जो न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा प्रत्येकबंध सीमा समीकरण की गणना कैसे करेंगे। एक्स ऑन वाई, एक्स का वाई पर, ठीक है ना, एक्स का वाई पर यानी एक्स ऑन वाई, एक्स बराबर ए प्लस बी वाई, ठीक है। और वाई ऑन एक्स पे समीकरण की गणना कैसे करेंगे, न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा, तो वाई बराबर वाई ऑन एक्स, यानी पहले वाई है तो वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाई क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो होगा डिपेंडेंट कर्व, जिसके हम क्या करेंगे, गणना करेंगे किसके बेस के आधार पर, एक्स के बेस के आधार पर। एक्स क्या होगा, इसमें इंडिपेंडेंस वेरिएबल होता है, और ए और बी क्या होती है, इसमें अचर राशि होती है, ठीक है। इसमें एक्स जो वाई है दोनों का मान निकालने के लिए हम क्या कौन से समीकरण का यूज करेंगे, सिग्मा एक्स बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, और फिर सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। अब देखो जो वाई बराबर ए प्लस बी एक्स है, ये बी एक्स है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि जो हमारा एक्स है वो क्या है, इसमें एक्स इंडिपेंडेंस कर्व है, वाई क्या है, इसमें डिपेंडेंस वेरिएबल है, और जो एक्स वाई है क्या हो, अचर है, इसमें वाई क्या है, इसमें इसकी स्लोप है, यानी इसका ढाल है, ठीक है। तो ये हमारे क्या, और ये क्या होता है, इसका जो हमारे जो बी होता है इसका ढाल होता है, ठीक है ना। तो ये हमसे क्वेश्चन, इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा इसके बारे में फॉर्मूलाज के बारे में पूछा जाता है, या फिर जो हमारा जो रिग्रेशन जो लाइन है उसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सभी हमें रिग्रेशन के बारे में पूछा जाता है। या फिर फादर ऑफ द रिग्रेशन कौन है, वो है फ्रांसिस गाल्टन। कब आया था, 1877 में इसको लाया गया था, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये जो रिग्रेशन वाला जो हमारी क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास को अच्छे से इसको देखना है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि जो हमारे जो इकोनॉमिकल रूप से जो भी वीक बच्चे हैं, यानी जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो कि अच्छे फीस अफोर्डेबल करके अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों तक हमारा ये बेस्ट जो क्वालिटी की जो भी हमारी क्लास है या उन तक पहुँच सके। ओके,
अपने इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी आगे जो आपने जो स्टैंडर्ड ऑफ द जो एस्टिमेटर है, यानी जो अनुमान का परिमाप त्रुटि है, एक्सप्लेन एंड इनएक्सप्लेन जो वेरिएबल है, वो आगे हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।